राजनीति में आप हमेशा फ्रंट मोड पर राजनेताओं को देखते हैं, जिनके चेहरे आप देखते हैं, जिनके काम आप देखते हैं, लेकिन असल में जो उनकी शख्सियत बनाते हैं, उनके लिए दिन-रात एडी से चोटी तक का ज़ोर लगा देते हैं। वो होते हैं ग्राउंड लेवल के वो कार्यकर्ता, जो ना दिन देखते हैं, ना रात, ना अपनी फैमिली देखते हैं, ना कुछ, लगे रहते हैं उस शख्सियत को बनाने के लिए, उनके लिए माहौल बनाने के लिए। तो ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ हैं, जो बहुत सारी समाज सेवाओं से भी जुड़े हुए हैं, एक बहुत बड़े तबके के समाज सेवी हैं हमारे साथ और बीजेपी के 20 दशकों से कार्यरत कार्यकर्ता हैं राजकुलदीप जी मेरे साथ आज स्टूडियो जी, में। नमस्ते सपना नमस्कार जी। सर, मैं आपका आपका स्वागत करती हूँ स्टूडियो बहुत-बहुत में। आभार आपका, आपने अपने चैनल में आज मुझे बोलने के लिए मौका दिया, जी, इसके लिए। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी आपने जो विधानसभा चुनाव का माहौल देखा, आप 20 सालों से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं सबसे पहले तो जो मौजूदा सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार थी, जी। उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगी क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएँ देखते हैं, बातचीत करते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कांग्रेस ने जो अपनी योजना कार्ड जो ऐन मोमेंट पे खेला, लाखों करोड़ों रुपए सिर्फ इसके विज्ञापन में खर्च कर दिया सरकार ने, जो एंड मोमेंट पर ये योजनाएँ लेकर आई थी, तो इसको रेवड़ियों का नाम भी दिया गया था। तो क्या वो रेवड़ियाँ इस सरकार को रिपीट कर पाएँगी? देखिए चेतना जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। हुँ, आपने कहा रेवड़ियाँ। हुँ, रेवड़ियाँ तो क्या है, कोई मौके पर ही आती हैं। एक सीज़न होता है, जो चुनावी सीज़न था, उसके अनुसार उन्होंने ये रेवड़ियाँ बाँटी। हुँ, लेकिन एक सरकार का कार्य होता है कि जो शुरू से ही जो अपनी नीति, नियम और जो अपनी योजनाएँ हैं, उनको लागू करना। लेकिन एक चुनावी माहौल में इस तरह की योजनाएं लाना और गारंटियां देना, तो उससे जनता ने समझ लिया कि ये एक्चुअल गारंटियां नहीं है, हुँ, ये रेवड़ियां वो वाली रेवड़ी नहीं है, हुँ, ये केवल चुनावी रेवड़ी है। जी, तो इसलिए इसका फायदा मेरी नज़र में तो कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है। हुँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जनता इनकी रेवड़ियों का और इनकी गारंटियों की पूरी उसको समझ चुकी है। जी। जहाँ तक बीजेपी की बात करूँ मैं, तो एक विपक्ष होने के नाते कहीं न कहीं जो पिछले पूरे 5 सालों में इतने भयानक मुद्दे देखने को मिले, आप पेपर लीक ले लीजिए, महिलाओं पर अत्याचार ले लीजिए, हिंदुत्व का जो मुद्दा रखा गया, उसकी वजह से आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी के चांसेस ज़्यादा हैं? निश्चित रूप से जो पेपर लीक का मामला है, राजस्थान प्रदेश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। एक प्रदेश जो शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता था, जहाँ पर अशांति का नाम नहीं था, हुँ, दूसरे प्रदेशों का नाम लेते थे, बिहार का लेते थे, हम उत्तर प्रदेश का लेते थे। लेकिन आज देखिए वो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। बिहार में भी शांति है, लेकिन राजस्थान को जिस अराजकता की तरफ इस राजस्थान सरकार ने झोंका और यहाँ के आपसी फूट और जो दोनों नेताओं की लड़ाई ने हुँ, जिस तरह से इस राजस्थान प्रदेश को अराजकता की तरफ, आपके कुशासन की तरफ भेजा, हुँ, ये निश्चित रूप से इस सरकार के लिए बहुत ही हानिकारक है हुँ, और पूरे प्रदेशवासियों ने भी इस दंश को झेला है। तो इस जो अभी चुनावी माहौल चला, हुँ, इसमें निश्चित रूप से जो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी, जो कि सुशासन के नाम से जानी जाती है, हुँ। उसको इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। जी, बिल्कुल। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम बीजेपी की ही बात करते हैं, तो बीजेपी की जो स्टेट लीडरशिप है, उसमें कहीं न कहीं कमी देखने को मिली, लेकिन फिर भी बावजूद इसके लोगों में क्रेज़ देखने को मिला बीजेपी का। तो क्या ये उस वजह से है कि राजस्थान की परिपाटी और एक रिवाज़ है कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी या फिर जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जी। वो स्टेट जो पॉलिटिक्स है, उस पर हावी हो गए इस बार? इसमें मैं बताना चाहूँगा जस्ट लाइक आप कि राम मंदिर का ही जी, मुद्दा ले लीजिए। जी, राम मंदिर ये तो मुख्य विषय है ही, हुँ, जिसके लिए पूरे हिंदू समाज ने हुँ, वर्षों से त्याग भी किया है और अपना बलिदान भी दिया है। हुँ, ये तो एक विषय है ही। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात बताऊँ आपको कि ये जो अ, नेताओं वाली और जनता वाली बात जो, वो उसमें ये है कि जो कांग्रेस के बीजेपी के नेता हैं, वो आपस में नेता लड़े हैं। कार्यकर्ता या कोई जनता का जनता नहीं लड़ी। नेता आपस में लड़ रहे हैं। सबको पता है नेता लोग महत्वाकांक्षी हो सकते हैं। हुँ, लेकिन जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, उस विचारधारा के लिए यहाँ का कार्यकर्ता काम करता है। यहाँ की जनता जानती है कि यदि हमें सुशासन मिलेगा, तो केवल मोदी जी के राज में,
या भारतीय जनता पार्टी के राज में मिलेगा। तो इसलिए जनता और कार्यकर्ता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन नेता आपस में लड़के उनकी आपस की कुर्सी की लड़ाई हो सकती है। जी। और आप देख रहे हैं अपने यहाँ मुख्यमंत्री की भी भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई है, 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री अपने अपने रूप से कार्य कर रहे हैं। तो ये और जो आपने बताया कि राम मंदिर वाला मुद्दा, तो ये तो बिल्कुल, राम तो हमारे घट-घट-वासी हैं और राम का मुद्दा प्रत्येक भारतवासी के लिए, प्रत्येक हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही श्रद्धा का मुद्दा है। और इस कांग्रेस सरकार ने उन राम जी को नकारा, राम सेतु को नकारा और यहाँ तक कि कोर्ट में राम मंदिर के खिलाफ वकील भी खड़े किए। तो जनता ये सब देख रही थी और जनता इस चुनाव में उसके अनुरूप इनको तिरस्कृत करेगी और ये निश्चित रूप से होगा। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं हमने ग्राउंड लेवल जब रिपोर्टिंग की थी, तो ये माहौल वास्तव में देखने को मिला था कि आप स्टेट लेवल पर मुद्दे देख रहे हैं केंद्र के और यहाँ पर अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो एक गहलोत जी का जो भाषण आपने कई बार सुने होंगे, वो बार-बार यही रिपीट करते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, हिंदू-मुसलमान फैला रही है, धर्म की राजनीति कर रही है। इनकी ना सुने, हाल ही में उनका एक स्टेटमेंट आया था अभी यहाँ पर, चुनावों के बाद की बात है। लेकिन असल में जो पक्षपात की जो राजनीति की गई थी इस मौजूदा सरकार में, उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल इकबाल और कन्हैया लाल के जो ये 2 मुद्दे छाए रहे जनता के बीच जब हम गए, कुलदीप जी आप यकीन नहीं मानेंगे कि इवन महिलाएं भी इस मुद्दे पर बात करना चाह रही थी। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था इस बार? आपने देखा है कि शुरू से ही कांग्रेस ने फूट डालो राज करो, इसकी नीति ये रही है और लगातार आपने देखा ये बात करते थे गरीबी हटाओ, इन्होंने गरीबी तो नहीं हटाई, इन्होंने गरीब को ही हटा दिया और आज वो गरीब तबका है वही इनका वोट बैंक बना के इन्होंने रख रखा है। और एक जो बात आपने की तुष्टीकरण की, तो भारतीय जनता पार्टी तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने खुद ने ये जो भेदभाव किया, आपने देखा कि एक तरफ तो हत्या हो जाती है, किन कारणों से हुई उसकी जांच नहीं हुई और एक तरफ उसको 50 लाख दिए जाते हैं और पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल इन्होंने बना के रखा। तो जनता ने वो देखा और जनता ने उसी आधार पर ये आरोप तो बीजेपी पे लगा रहे हैं कि हाँ भाई आप भेदभाव करते हैं, लेकिन भेदभाव का नमूना तो आपने दिया है पूरे प्रदेश को और उसको महिला बच्चे सबने देखा है। जी बिल्कुल, सरेआम गले काटे जा रहे हैं राजस्थान में। सिर्फ एक सड़क पे हुए हादसे के कारण रातों रात 50 लाख का चेक दे देना और उनके लिए हॉस्टल बनवाना अलग से, तो ये सारे मुद्दे थे जो हर युवा से लेके बुजुर्ग से लेके महिलाओं तक के मुंह पर थे ये मुद्दे और वो उन पर बात करना चाह रहे थे। हाँ, इन्होंने तो भेदभाव की बात की, लेकिन आज देखिए अभी भी कल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अन्न योजना वाला 5 साल के लिए, और वो कोई जाति भेदभाव देख के नहीं दे रहे, वो सबको मिलेगा। तो ये आप देखिए कितनी बड़ी योजनाएं हैं, वो उनका उद्देश्य सबका साथ सबका विकास और इनका केवल एक ही तरफ ध्यान है, केवल वोट बैंक। आगे क्या हो रहा है, प्रदेश में अराजकता हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, डकैती हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन इनको कोई ध्यान नहीं है इनका। आपस की लड़ाई, आपस में जनता से जुड़े मुद्दे थे, उन पर बातचीत करने के बजाय उन्होंने अलग ही ऐसे मुद्दे बना लिए जिनका ना कोई लेना देना राजस्थान से था। जनता त्राहिमाम करती रही। आप देख सकते हैं चारों तरफ युवा कितने हताश नजर आए, बेरोजगार बहुत बुरी तरह से नाराज चल रहे थे कांग्रेस से। महिलाओं पर होने वाले जो अत्याचार थे, उन्होंने अपनी सीमाएं इतनी लेवल पर जाकर क्रॉस कर दी थी, कोई सीमा ही नहीं रही, सारे मर्यादा के सारे तार टूट चुके थे महिलाओं पर अत्याचार होने के। अब राजस्थान के कोने कोने से ऐसी खबरें आ रही थी। कानून के नाम पर इन्होंने एक ऐसा पट्टी लगा ली थी आंखों पर, आप ये देखिए कि 5 साल आपको पुलिस और कानून नाम की कोई चीज कहीं नहीं दिखाई दी, जबकि गहलोत जी के अंडर में ही ये सारा भार था, गृहभार उनके पास ही था। गृहभार उनके पास था चेतना जी, लेकिन आप देखेंगे कि जिनको राजस्थान का गांधी कहते थे गहलोत साहब को, उन्होंने कुछ खुद अपनी मर्यादाएं तोड़ दी। यहाँ तक कि अपने एक छोटे भाई कहें, डिप्टी सीएम कहें, पायलट जी को कितनी असभ्य भाषा का प्रयोग किया, पूरी प्रदेश की जनता ने देखा। ये कोई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस कुर्सी की लड़ाई में जो राजस्थान की जनता ने झेला है, असल में झेला है, वो वाकई में ये सारे मुद्दे अभी वोटिंग के समय छाए रहे थे और जनता सिर्फ मुद्दों पर बातचीत करना चाहती है, वो मुद्दे जो उनसे जुड़े हुए हों।
इसके अलावा अगर मैं और ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट्स की बात करूं तो बीजेपी में अगर किसी ने विपक्ष की भूमिका निभाई है तो वो थे किरोड़ी लाल मीणा, जी, जिन्होंने चाहे से पेपर लीक का मुद्दा हो, महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा हो, जहां लड़की को जलाकर कांड किया गया था, रेप के बाद जला दिया गया था, वो मुद्दा हो, आप रात देखिए ना दिन देखिए, आपको हर जगह विपक्ष की जो भूमिका निभाते हुए दिखे थे वो किरोड़ी लाल मीणा थे। तो आपको क्या लगता है कि इस बार के जो जातिगत समीकरण हैं वो भी पूरी तरह से बदले होंगे? क्योंकि बहुत लोग ये मानते हैं, उनका ये कहना है कि बाबा, उनको प्यार से बाबा जी, बुलाते जी, हैं, जी, तो बहुत लोग ये चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने और उनका सपोर्ट करते हैं। जी, मैं हमारे कमेंट्स में पढ़ती रहती हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो जी। किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के लिए मतलब प्रे करते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं। तो इस मामले में आपका क्या कहना है? निश्चित रूप से जो लीडरशिप करता है उसका नाम भी होता है हुँ, और जो जनहित के मुद्दे उठाता है, निश्चित रूप से किरोड़ी लाल जी ने कई मुद्दे जो अपने, एक तो आपने देखा होगा पुजारी वाला मुद्दा था, हुँ, जिसकी लाश वो यहाँ तक लाए और उन्होंने उस आंदोलन को किया। जी, उसके बाद उन्होंने एक ये पेपर वाला लीक वाला इसकी वो की। जी। आपने देखा ये जो सोने के बिस्किट और वो हुँ, लॉकर वगैरह जी, जो बिल्कुल। मुद्दा था, वो भी उन्होंने उठाया। लेकिन इसके साथ-साथ वो प्रमुख रूप से ये बहुत परिपक्व नेता हैं हुँ, और निश्चित रूप से बहुत बड़े नेता हैं, जिनको राजस्थान की जनता दिल से चाहती है और हुँ, जो जनहित के मुद्दे भी उठाते हैं। ऐसे ही मुद्दे तो और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी उठाए, हुँ, सतीश पूनिया जी ने भी उठाए, लेकिन वो उस आंदोलन में उस तरह रहे जैसे एक प्रायोजित कार्यक्रम होता है, उस तरह रहे जी, जी। और उनके भी पैर में चोट आई, हुँ, आंदोलन में वो भी शामिल रहे। जी। लेकिन उस टाइम तक किरोड़ी लाल जी को थोड़ा पीछे किया जा रहा था, हुँ, हुँ, लेकिन फिर क्या कारण रहे, फिर मुखर होके किरोड़ी लाल जी ने इन सारे मुद्दों को उठाया हुँ, और भारतीय जनता पार्टी को एक अगले स्थान पे लाके खड़ा कर दिया। जी। ये तो हुई हमारे ग्राउंड लेवल की बात कुलदीप जी। मैं इसके बाद आपसे विधानसभा वार कुछ चर्चाएँ करना चाहती हूँ क्योंकि इस बार टिकट का जो वितरण हुआ था, उसके बाद आप ये देखिए कि जो माहौल बना था, जी, चाहे से आप झोटवाड़ा में पैराशूट के प्रत्याशी के तौर पर उतरे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बात कर लीजिए या फिर आप सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की बात कर जी। लीजिए। तो इतने सारे मुद्दे छाए रहे टिकट वितरण के बाद, तो आपको क्या लगता है कि विधानसभावार कौन-सा ऐसा गढ़ होगा जो मतलब वहाँ पर जीत के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे विद्याधर नगर क्षेत्र से दिया कुमारी हैं, जी, जी। तो आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से विद्याधर नगर विधानसभा दिया कुमारी का घर है। जयपुर को वो अपना पूरा घर है क्योंकि राज परिवार की बेटी हैं हुँ, हुँ, और वो अपना घर मानती हैं हुँ, और उनको उसका पूरा लाभ भी मिलेगा। हुँ, और वहाँ की जनता जो विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की है, वो बहुत दिनों से इंतजार में थी कि कोई ऐसा जनप्रतिनिधि, क्योंकि आप देख रहे हैं विद्याधर नगर एक अलग जयपुर है जी, और बड़ा क्षेत्र है और वहाँ की जो जनसंख्या भी है, वो भी ज़्यादा है और राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है। जी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने भी जो दिया कुमारी जी को टिकट दिया, हुँ, वो बहुत अच्छा टिकट है और वहाँ के मैं प्रभारी भी था खातीपुरा मंडल का, जी, तो मैंने जाके देखा कि वहाँ के कार्यकर्ताओं में, वहाँ के युवाओं में, वहाँ के बुजुर्गों में, वहाँ की महिलाओं में काफ़ी उत्साह था जी, और बहुत ही अच्छी तरह चुनाव लड़ा है और उन्होंने भी दिल खोल के जयपुर की जनता को पूरी सुविधाएं और वो देने की बात की है और बहुत अच्छा उनका हो रहा है। अब बात आती है झोटवाड़ा विधानसभा की हुँ, और उनकी, तो मैं तो एक कार्यकर्ता के नाते, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते पार्टियों से भी यही निवेदन करूंगा हुँ, कि आप ये 10-10 लोगों को तैयार करते हैं, हुँ, क्या सबको लालच देते हैं कि हाँ भाई आपकी तैयारी करिए, आप तैयारी करिए। तो ऐसे क्या है, आप ऐसे लोगों का उनको मत कहिए कि तैयारी करिए जो समाज सेवा नहीं जानते, हुँ, हुँ, जिनका कभी जनता में जनाधार नहीं है। हुँ, ऐसे लोगों को करके आप उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों से भी अन्याय करते हैं और उस प्रतिनिधि के साथ में भी अन्याय करते हैं हुँ, हुँ, और इसकी आड़ में जैसा अभी पता लगा कि कुछ निर्दलीय लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, आप इतना पैसा उनसे खर्च करा देते हो अपने पार्टी के कार्यक्रमों में, आप इतना धन बल का प्रयोग करवाते हो। तो ये भी मैं आपसे अपील करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि इस तरह के लोगों पर भी रोक लगनी चाहिए और एक जो भी समाज सेवी है उस क्षेत्र का, हुँ, उसका चयन करके आप निश्चित रूप से उसको बढ़ाइए। हुँ, जब आपको समाज सेवा ही करनी है राजनीति के माध्यम से,
तो वो समाज सेवी जो जिस तरह से समझता है, उसको गली का पता होता है, मोहल्ले का पता होता है, व्यक्ति का पता होता है कि कौन क्या है, तो ऐसे लोगों का चयन करें। बाकी बड़े लोग हैं पार्टियों में, वो चयन करते हैं, क्या उनका भी विजन बड़ा होता है। हो सकता है शायद मैं इस बात को गलत कह रहा हूं, लेकिन क्या समझ है। लेकिन जो मैंने जनता से देखा, जनता की आवाज देखी, वो यही थी कि हमारा स्थानीय होना चाहिए, हमसे मिलने जुलने वाला होना चाहिए प्रतिनिधि। ये ऐसे भाव लोगों के थे। जी, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं, तो वहाँ के माहौल के बारे में आप मुझे बताइए कि जो कालीचरण सर्राफ जी का गढ़ है, उसके अंदर ये हमेशा अजय ही रहने वाला है, क्योंकि ये भी एक बीजेपी का गढ़ सा बन गया है। कालीचरण सर्राफ एक ऐसा नाम है जिसको, जैसे आपने किरोड़ी लाल जी का नाम लिया ना, वैसे ही कालीचरण सर्राफ जयपुर के लिए किरोड़ी लाल जी हैं। और वो जनता की आवाज बनकर राजस्थान की विधानसभा में, राजस्थान के जो जयपुर शहर है उसमें बन के मुखर रूप से सबसे आगे रहते हैं। कोई भी छोटा मुद्दा हो, कार्यकर्ता रात को उनको फोन करता है। ऐसे नेता हैं जो अपना फोन स्वयं उठाते हैं, कोई उनका पीए या कोई असिस्टेंट, कोई वो नहीं है। रात को 12 बजे हो, कभी भी हो। यहाँ तक कि मैं आपको अपना अनुभव बता दे दूं कि मैं उनसे 2008 से लगातार जुड़ा हूं। यदि किसी ने ये भी कह दिया ना कि मैं राज कुलदीप जी ने भेजा हूं, तो आप देखिए वो उसी तरह काम करते हैं जैसे कि राज कुलदीप के लिए काम करते हैं। तो ये एक सेवा भाव होना, और यही निश्चित रूप से उनको आज लगातार 9वीं बार टिकट मिला है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोई साधारण बात नहीं है। और पार्टी, इतने लोग दावेदार थे, लेकिन जब पार्टी ऊपर सोचती है तो निश्चित रूप से जहां ऐसे समाज सेवी नेता हों, उनको कौन छोड़ेगा। जी बिल्कुल। और अगर मैं माहौल की बात करूं, ज्यादा दिन दूर नहीं रहे हैं, अब बहुत कम दिन बचे हैं जब रिजल्ट्स आने वाले हैं, लेकिन जो काउंट होंगे मतदान, जो दिया है लोगों ने, जब उनका वोट काउंट होगा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन पहले ही जनता का जो फैसला सुनाई दे रहा है, चौपालों से, चौपाटियों से, बैठकों से, मीटिंग से, लोग बात कर रहे हैं, अपने-अपने स्तर पर रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी एज हर तरफ एज पे दिखाई दे रही है, तो क्या इस बार मोदी जी आ रहे हैं? अभी चुनाव हो गए, उसमें आपने जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम के नारे आपने भी सब जगह सुने होंगे। और जनता में जो पहली बार, मैंने भी इतने चुनाव देखे, लेकिन जो पहली बार देखा, लगातार 7 बजे मैं सोचता था कि फिर चुनाव के कार्य में लग जाऊंगा, 7 बजे पहले अपना वोट डाल दूंगा। लेकिन देखा कि वहां आध घंटे मुझे भी इंतजार करना पड़ा। इस तरह की लाइनें, जो जिसको सनातन बोले, जिसको जय श्री राम के ऊर्जा बोले, उसके साथ वोटर जिस तरह निकल रहा था, और वो बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था कि निश्चित रूप से अब की बार यहाँ राजस्थान में सत्ता का परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। जी बिल्कुल। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूंगी कुलदीप जी, जैसे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये जो सवाल है वो अभी तक बना हुआ है। ऐसा पहली बार देखा गया है कि बीजेपी ने भी अपना सीएम फेस नहीं बताया। कांग्रेस की आप बात करें तो वहां सीएम फेस पे 2 ही आपको दिखाई देंगे, एक गहलोत साहब, एक पायलट साहब। जो सीएम कुर्सी के लिए जो लड़ाई हुई थी, वहां मुझे तीसरा नाम कहीं दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर बीजेपी की बात करूं तो यहाँ काफी एक लंबी लाइन खड़ी हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन जो सीएम पद के जो दावेदार है, प्रमुख और प्रबल दावेदार है, आपकी नजरों में कौन है? दावेदार तो आप निश्चित रूप से सही कह रही हैं चेतना जी, दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं, उनकी टीम है, जब ये उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है, तो निश्चित रूप से उनकी नजर में भी वो व्यक्ति होगा, और वो व्यक्तित्व होगा जो राजस्थान को किस तरह ऊंचाई पर ले जा सकता है, किस तरह सुशासन दे सकता है, ये उनकी नजर में ऐसा व्यक्तित्व जरूर होगा। अब ये राजनीति का गेम है। अब इसमें मैं नाम लूं किसी का, मैं तो एक ही बात चाहता हूं, यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो यदि अच्छे काम वो कर रहे हैं, जो हमारे मन की बात कर रहे हैं, हमारी सब भावनाओं की कद्र कर रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूं नाम कोई भी हो, लेकिन एक श्रेष्ठ और नेतृत्व करने वाला राजस्थान को मिले, ऐसी हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा करते हैं। और जो राजस्थान वीर भूमि के नाम से, शांत प्रदेश के नाम से जाना जाता था, वो आज किस स्थिति में है, इस स्थिति को यदि कोई सुधार सकता है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, और उनका विजन और उनकी योजनाएं, इनके माध्यम से ये राजस्थान, और वो जिसको भी देंगे वो हम सबको
मान्य होगा, जो भी नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व हमको यहाँ नेतृत्व के लिए देंगे। क्या होता है कि अभी एक जगह हमारा कार्यक्रम था कहीं, तो उन्होंने कहा कि देखो वो फलाना टिकट गलत दे दिया और ये इस तरह से। तो वहाँ एक बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति बैठे थे, उन्होंने कहा कि जब बाप सही होता है ना तो बेटे को सुधार लेता है, लेकिन बेटे खराब हो जाते हैं तो बाप को शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। तो इसी तरह आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबके मार्गदर्शक हैं, हम सबके संरक्षक हैं और पूरे देश के मन की बात करते हैं। तो इसलिए हमें पूरा भरोसा है वो निश्चित रूप के से राजस्थान के लिए कोई श्रेष्ठ नेतृत्व ही देंगे, और श्रेष्ठ नेतृत्व जो आचरण करता है वैसा ही दूसरे पुरुष उनका अनुसरण करते हैं। जी बिल्कुल। और अब हर किसी को यही इंतजार है कि ये जो शाह और अमित शाह और मोदी जी की जो जोड़ी है वो कौन सा नेतृत्व उतारने वाली है राजस्थान में, क्योंकि देखना वाकई में दिलचस्प होगा। जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ का लेना देना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था और उस समय एकदम से वो मुख्यमंत्री बन गए वहां पर, तो यहाँ पर भी बीजेपी के जो फैसले होते हैं चौंकाने वाले होते हैं। तो ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि किसे इस बार राजस्थान की कमान मिलने वाली है अगर बीजेपी सरकार बनाती है। तो आपने चितना जी योगी जी की बात की, आप देखिए योगी जी का नाम पहले नहीं था ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन किस तरह तदात्मानम सृजाम्यम होता है, ये भगवान ने गीता में भी कहा है कि अब मैं अवतार नहीं लूंगा, अब मैं किसी आत्मा में सृजित होऊंगा। तो वो परमात्मा योगी जी और मोदी जी की आत्मा में सृजित होकर आए हैं। और इसी तरह अब आप देखिए वहां पे केवल यूपी में अभी आप देखिए जो लोग रात शाम को 6 बजे बाद घरों से नहीं निकलते थे, आज रात को 2 बजे शादियों में से अटेंड करके एक दूसरे के आना जाना रहता है। आप वहाँ देखिए व्यवस्था, घर में अनाज की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं जो सबका साथ सबका विकास वो पूरी तरह लागू है। और किसी भी शासन का फॉर्मूला होता है कि न्याय और अन्याय, जब न्याय मिलता है सबको तो सब खुश रहते हैं। कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, कोई जातिवाद की बात नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में वही माहौल है और इसी तरह हम चाहते हैं मोदी जी से कि यहाँ भी कोई ऐसा नेतृत्व दें जिससे ये न्याय की बात हो और जनता न्याय चाहती है। इसके अलावा और कोई ये योजनाएं, और ये तो जब आपने देखा कि कश्मीर में लोग रह रहे थे लेकिन आतंकवाद था वहाँ और वहां से घर खाली करने पड़े उनको। अगर योजनाओं के दम पर ही, एंड मोमेंट पर लागू की गई योजनाओं के दम पर ही सरकार आनी थी तो कांग्रेस का हश्र वैसा नहीं होता जो 21 सीटों पर सिमट गई थी कांग्रेस उस समय। तो देखना ये वाकई में दिलचस्प होगा कि इस बार अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो कौन सी ऐसा चेहरा होगा जिनको वो राजस्थान की कमान सौंपेगी। जनता का क्या फैसला होगा वो दिन भी अब दूर नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन हम यहाँ पर ग्राउंड लेवल की चर्चाएं करते रहेंगे, राज कुलदीप जी जैसे लोगों को के साथ खास मुलाकात करते रहेंगे और आप तक पहुंचाएंगे वो बातें जो पर्दे के पीछे छुपी होती हैं। इसलिए कैसा लगा वीडियो ये जरूर बताइएगा। राज कुलदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा के लिए हमें बुलाया और ये बात दूर तक जाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। और कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगली खास मुलाकात तक इंतजार करते रहिएगा। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।